दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत की फॉरेक्स रिजर्व के बारे में। फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया, इसके साथ साथ में आरबीआई की चर्चा होगी। ऐसा आरोप लगाया जाता है कि आरबीआई के चलते चलते हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व मौजूद है, ठीक है, जिसका यूज़ करते हैं हम बाहर से कोई भी चीज़ खरीदने के लिए। मान के चल लीजिए, मुझे कच्चा तेल बाहर से मंगवाना है, ईरान से ख़रीदना है या फिर रसिया से ख़रीदना है। तो इसके लिए मेरे पास फॉरेक्स रिज़र्व में क्या होना चाहिए? डॉलर होना चाहिए। मेरे पास डॉलर है तो मैं बाहर से चीज़ों को इम्पोर्ट कर सकता हूँ। तो हमारा जो फॉरेक्स रिज़र्व है वो घटते जा रहा है। इसका ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है आरबीआई को। तो ये कितना गलत है और कितना सही है, इसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व के बारे में समझना पड़ेगा कि फ़ॉरेन जो इंडिया का फॉरेक्स रिज़र्व है उसमें क्या-क्या शामिल होता है। फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कुछ ऐसे एसेट ऐसे संपत्ति आती हैं जो कि सेंट्रल बैंक अपने पास में रखता है फॉरेन करेंसीज में। इसमें इंक्लूड हो सकते हैं बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और भी अदर गवर्नमेंट की सिक्योरिटी भी इसमें शामिल हो जाती हैं। ठीक है, एक बात आपको ये नोट करके रखना है कि ज़्यादातर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, हमारा देश या हमारा जो आरबीआई है वो डॉलर के रूप में अपने पास रखता है, क्योंकि डॉलर में व्यापार करना सबसे ज़्यादा आसान है। ज़्यादातर जो व्यापार होता है वो डॉलर में ही होता है। आज के टाइम में हम ये अच्छी तरह से जान रहे हैं कि डॉलर किस प्रकार से बाकी मुद्राओं की अपेक्षा ऊपर चढ़ते ही जा रहा है। एक डॉलर के बदले हमें 70 रुपया, 80 रुपया, 90 रुपया तक देने पड़ जा रहे हैं। इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? ठीक है, जो रिजर्व बैंक है अपने पास में क्या क्या चीज़ें रखता है? फॉरेन करेंसी एसेट रखता है, अपने पास में वो गोल्ड रख सकता है। इसके अलावा एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स रखता है। रिजर्व पोजीशन विथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये चारों चीज़ें अपने फॉरेक्स रिजर्व में इंक्लूड करके रखता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक बात जो हमने यहाँ पर कहे थे वो क्या थी? रिजर्व पोजीशन इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भी आपको कुछ हिस्सा, कुछ अंश रखना पड़ेगा, ठीक है, जिसका यूटिलाइज किया जा सकता है इसके अपने खुद के उद्देश्य के लिए। तो यहाँ पर जो आप रिजर्व रख रहे हो, बेसिकली एक इमरजेंसी अकाउंट होता है दैट आईएमएफ मेंबर्स कैन एक्सेस। आईएमएफ के मेंबर किसी भी समय में इस रुपए का, इस अंश का यूज़ कर सकते हैं एट एनी टाइम विथआउट एग्रीइंग टू कंडीशन और पेइंग ए सर्विस फीस। किसी भी प्रकार की इसमें किसी को फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक जो चीज़ हम देखे थे वो क्या थी? एसडीआर, जिसको स्पेशल ड्राइंग राइट्स बोलते हैं। तो जो एसडीआर होता है एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट होता है। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर। इसको क्रिएट किया गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा 1969 में, ठीक है, ताकि जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज़ के पास जो भी ऑफिशियल रिजर्व मौजूद है उसको ये सप्लीमेंट कर सके। जैसे भारत के पास 100 रुपये यदि आरबीआई रख रहा है, 100 डॉलर रख रहा है, तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए, उसको थोड़ा सा और सहायता प्रोवाइड करने के लिए आईएमएफ कहता है आप थोड़ा सा और भी रिजर्व रखिए। तो एसडीआर ना तो करेंसी है, ना ही किसी प्रकार का क्लेम होता है आईएमएफ के ऊपर। रेदर इट इज़ ए पोटेंशियल क्लेम ऑन द फ्रीली यूजेबल करेंसीज ऑफ आईएमएफ मेंबर। लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का यदि कोई देश मेंबर है, ठीक है, तो वो एक प्रकार से एसडीआर मतलब मैं क्लेम कर रहा हूँ किनके ऊपर? जो फ्रीली यूजेबल करेंसीज हैं उनके ऊपर आपका क्लेम हो जाता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं आरबीआई के रोल को, ठीक है। तो कुछ वाइड स्प्रेड मिसकॉन्सेप्शन चल रहा है कि आरबीआई ही डिप्लेट कर रहा है इंडिया के फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व को। क्या आरोप लगाया जा रहा है आरबीआई के ऊपर? कि आरबीआई के द्वारा इंडिया के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसको डिप्लेटिंग करने का काम, उसको कम करने का काम किया जा रहा है, ताकि आरबीआई रुपी को डिफेंड कर सके। डिफेंड कर सके का क्या मतलब है?
रुपए की जो घटती वैल्यू है उसको सुधारने के लिए आरबीआई ऐसा कदम उठा रहा है। ठीक है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आरबीआई कभी भी इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व को इस प्रकार से हैंडल नहीं करता है। अब आप ये समझ लीजिए कि कुछ सजेशन ऐसे आते हैं कि आरबीआई ने डिप्लेटेड कर दिया है इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व को, इंडिया के विदेशी मुद्रा भंडार को कम कर दिया है। ये पहले 642 बिलियन डॉलर हुआ करता था, ये घट कर के 537 बिलियन डॉलर हो गया है। 8 सितंबर 2021 को 642 था, घट कर के 30 सितंबर 2022 को 537 बिलियन डॉलर हो गया है। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि उसने डॉलर को सेल कर दिया है। कहाँ पर? इंडिया के इंटर बैंक फॉरेक्स मार्केट में। ऐसा उसके ऊपर आरोप लगाया जाता। तो जो सेंट्रल बैंक है एज ए रेगुलेटर, प्लेयर और ज्यूरी के तौर पर काम करता है। आरबीआई का जो इंटरवेंशन है और डॉलर या फिर रुपी का एक्सचेंज रेट है, दोनों ही श्योरली देखा जाए लिंक है। बट द क्वेश्चन इज ऑफ डिप्लेटिंग ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। चूंकि जो रुपए का जो एक्सचेंज रेट है, ठीक है, आरबीआई का इंटरवेंशन है। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आरबीआई इंटरवेंशन करता है रुपया के एक्सचेंज रेट में या फिर डॉलर के एक्सचेंज रेट में, दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध है। लेकिन क्वेश्चन उठता है फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर। ठीक है, यदि हम इस कॉन्सेप्ट को समझें, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ना चाहते हैं, तो हमें ज़रूरत है कि मार्केट के प्लेयर्स कौन कौन हैं और कैसे करके आरबीआई उनको रेगुलेट कर रहा है। तो जो मार्केट प्लेयर्स हैं ना, वो केवल बैंक हैं, और बैंक ऐसे जिनको लाइसेंस प्रोवाइड किया है आरबीआई ने। और आरबीआई कौन कौन है मार्केट प्लेयर में? एक तो आरबीआई है और दूसरा आरबीआई द्वारा लाइसेंस दिए गए बैंक आ जाते हैं। तो वो केवल डील कर सकते हैं ओनली विथ देयर रिस्पेक्टिव बैंक्स। ठीक है, अब ये भी जो बैंक है वो डील कैसे करेंगे? रिस्पेक्टिव बैंक के साथ में डील कर सकते हैं। इसीलिए आरबीआई डोमिनेट करता है मार्केट में। क्यों? क्योंकि ये रेगुलेटर है, प्लेयर भी है और एक प्रकार से ज्यूरी का भी काम करता है। तो देखिए, यदि हम ये तर्क लगाएं कि डॉलर या फिर रुपी का जो रेट है, एक्सचेंज रेट है, वो मार्केट डिटरमाइंड है एंड दैट आरबीआई हैज़ नो रोल इन इट। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आरबीआई का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि मार्केट ही डिसाइड कर रहा है रुपए की वैल्यू को? तो सेक्शन 40 आरबीआई एक्ट 1934, क्या नाम है इसका? ट्रांजैक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज। ये क्या कहता है? मतलब स्टुपलेट, इसके अनुबंध क्या कहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करता है एक रेट को, एट विच द आरबीआई सेल बाय और सेल फॉरेक्स टू बैंक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देती है किसको? एक अनुबंध है जिसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देती है रेट के बारे में। ठीक है, जिसके तहत आरबीआई को खरीदना है या फिर बेचना है अपने पास जो डॉलर मौजूद है उनको। बैंक्स मतलब ऑथराइज्ड पर्सन्स को। अब ये जो रेट है, रेट की हम बात कर रहे हैं, ये गवर्न किया जाएगा किसके द्वारा? इंडिया के ऑब्लिगेशन टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ के द्वारा इसकी गवर्निंग की जाएगी रेट की। यदि हम बात कर लें डॉलर या फिर रुपए के रेट की, 10 has thus been subjudicate to United States from British Indian days। सबजुडिकेट का मतलब क्या होता है? अधीन होना। तो जो डॉलर और रुपए का रेट रहा है वो किसके अधीन रहा है? यूनाइटेड स्टेट के। कब से? जब इंडिया ब्रिटेन के कब्जा में था, उसी टाइम से ही। हम एक अनुमान लेकर के ये चलते हैं कि आरबीआई क्या कर रहा है? बिक्री कर रहा है $1 बिलियन की मार्केट में।
एंड वन बैंक बाइज दिस डॉलर, और एक बैंक ने इन डॉलर को खरीद लिया है। क्यों खरीदा है? ताकि ये रिमिट कर सकता है। रिमिट करता मतलब कि छोड़ना या फिर किसी को दे देना। दैम अब्रॉड फॉर एन इम्पोर्टर, ठीक है, इम्पोर्टर कस्टमर। यदि मैं किसी चीज़ को इम्पोर्ट कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए क्या है, काम आएगी ये डॉलर। अब देखिए, ये जो फंड है ये कहाँ चला गया? जहाँ भी जाना है पूरी तरह से ये फैल गया है, इसका यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण हो गया है। एनीवे सिंस द इम्पोर्टर होल्डिंग एन इम्पोर्ट लाइसेंस। क्यों? अब ये तो डॉलर उसको चाहिए ना, उसके पास इम्पोर्ट का लाइसेंस है, तो वो डॉलर का यूज़ करेगा और बाहर से क्या काम करेगा, दूसरी चीज़ों को मंगवा लेगा एज ए मैटर ऑफ राइट। सो 1 बिलियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व डिप्लेशन, 1 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व कम कैसे करके हो गया? वो उसका मेन रीजन रहा था क्या? आरबीआई का इंटरवेंशन नहीं, बट बिकॉज ऑफ द इम्पोर्ट लाइसेंस ग्रांटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इसका मेन रीजन कौन है? हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री है, जिसने उस इम्पोर्टर व्यक्ति को लाइसेंस दिया था, क्योंकि वो व्यक्ति ही इस पैसा को गायब किया है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, मान के चल लीजिए कोई एक बैंक है। बैंक चाहता है कि आरबीआई मुझे डॉलर प्रोवाइड करे और इसी डॉलर को मैं, यदि कोई बैंक को ज़रूरत है तो मैं उसको दे देता हूँ। तो इस प्रकार की जो पॉसिबिलिटी है वो इम्परमिसेबल है, मतलब कि शायद ये अलाउ आरबीआई नहीं करता है। आरबीआई डज नॉट परमिट ए बैंक टू परचेज डॉलर फ्रॉम द आरबीआई, क्योंकि आरबीआई अलाउ ही नहीं करता है कि कोई बैंक उससे डॉलर खरीदेगा और इस डॉलर को वो स्पेकुलेट करते रहेगा, मतलब घुमाते रहेगा इंटरबैंक मार्केट में। इन डॉलर को यदि सेल करना है कहाँ पर, ओवरसीज क्रॉस करेंसी मार्केट में, ये ये भी प्रोहिबिटेड है, ये भी क्या है, मना कर दिया गया है। ओवरसीज, ओवरसीज मतलब यदि विदेश में यदि आपको इस डॉलर को घुमाना है तो इसको भी सेंट्रल बैंक ने मना कर दिया है। सो अनलेस देयर इज ए डिमांड फ्रॉम ए बैंक्स कस्टमर्स टू रेमिट डॉलर्स अब्रॉड, यदि बैंक का कस्टमर क्या कह रहा है, बैंक का कस्टमर यदि डॉलर को अब्रॉड में उसको ज़रूरत है, छोड़ना चाहता है, तो आरबीआई विल जस्ट नॉट एबल टू सेल द डॉलर्स इन इंटरबैंक मार्केट ड्यू टू इट्स ओन रेगुलेशन। मतलब बात वही कही चाहती है, आरबीआई ऐसे कुछ नियम कानून लेकर के आ गया है जिसके चलते चलते वो बैंक को क्या है, उसकी डिमांड पर डॉलर नहीं दे रहा है। लेकिन कुछ कुछ टाइम ऐसा भी आता है जब आरबीआई इंटरवेन करता है। इंटरवेंस करने का मतलब ये है कि वो डॉलर को बेचता है ऑन द बेसिस ऑफ ए टेसिट। टेसिट का मतलब क्या हुआ, रखा हुआ, अंडरस्टैंडिंग विथ अनदर बैंक टू क्लेम डॉलर वोल्टिलिटी। लेकिन लग रहा है कि यदि रुपया या फिर डॉलर की अस्थिरता है, उस हिसाब से फिर आरबीआई सेल कर सकता है। और इसी के संदर्भ में एक और बात ये कही जाती है, यदि मान के चल लो आरबीआई ने बैंक को $1 दे भी दिया है, ठीक है, तो उसको क्या है ना, इस पैसा को यदि उसके पास एक्सेस डॉलर हो जाता है तो उसको टाइम पीरियड यदि हो रहा है, उस टाइम पीरियड के दौरान उसको वापस भी करना पड़ता है। इसका मतलब क्या हो गया, आरबीआई ने डॉलर को दिया तो ज़रूर, लेकिन वापस फिर ले भी लिया, मतलब उसका जो उसके पास जो डॉलर था वो डॉलर अभी बचा हुआ है।